स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे विद्युत धारा का चैप्टर चल रहा है और आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव? देखिए, ये विद्युत धारा चैप्टर का मैंने आपको कल ही कहा था, कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था और मैं आज वाले लेक्चर में भी आपको क्लियर कर रही हूँ कि विद्युत धारा वाला चैप्टर और विद्युत चुंबकीय प्रभाव वाला जो दो चैप्टर थे हमारे, वो दोनों चैप्टर मिक्स हैं। लेकिन जो विद्युत धारा का है उसका ये लास्ट टॉपिक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये अपना लास्ट टॉपिक है आज का और इस लास्ट टॉपिक को करवाने के बाद 5 दिन का समय मैं आपको दूंगी। हालांकि अपने लेक्चर्स कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे, लेकिन 5 दिन का मैं आपको समय दूंगी और उस 5 दिन के समय के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टेस्ट देना है। अब वो टेस्ट किस तरीके से आप देंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो लास्ट टॉपिक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसका मतलब क्या है या ये क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट, ठीक है, तापीय प्रभाव। सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैंने इसको समझने से पहले कुछ चीजों की अपन चर्चा कर लेते हैं कि वो चर्चाएं क्या है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ऊर्जा है उसका रूपांतरण होता रहता है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में उसका रूपांतरण होगा। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो किसमें बदल गई, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल गई, और भी पवन ऊर्जा में बदल गई, बहुत सारी ऊर्जा होती है। और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो हमें यही बताता है कि ऊर्जा को न तो सृजित किया जा सकता है ना उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम था। और विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट है, उस हीटिंग इफेक्ट के अनुसार ये है कि यदि कोई निक्रोम तार या प्रतिरोध, यदि किसी सर्किट के अंदर किसी प्रतिरोध तार को, ठीक है, या कोई सर्किट है जिसमें लगातार करंट फ्लो हो रही है, उस करंट के फ्लो होने में लगातार यदि करंट फ्लो हो रही है और कोई प्रतिरोध तार है यानी कि निक्रोम वायर है, उस निक्रोम वायर यदि बहुत अधिक गर्म हो गया है तो क्या एक तरीके से उस सर्किट में से ऊर्जा का यानी कि विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। क्यों? क्योंकि हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि विद्युत शक्ति क्या थी, विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की जो प्रक्रिया थी वो ही क्या थी, विद्युत शक्ति थी। यानी कि विद्युत ऊर्जा द्वारा जो लगातार कार्य किया जा रहा है वही तो विद्युत शक्ति था। तो बिल्कुल वही है कि कोई सर्किट है जिसमें से जो करंट है लगातार फ्लो होती चली जा रही है। सुनिए, अब लगातार जब वो फ्लो हो रही है उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि विद्युत धारा लगातार क्या कर रही है, काम कर रही है। अब जब विद्युत धारा लगातार काम कर रही है तो कुछ पार्ट, जाहिर सी बात है कि सर्किट के अंदर प्रतिरोध को भी जोड़ा जाता है, तो क्या होता है कि प्रतिरोध जो है वो निक्रोम वायर जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होता है कि जो ऊर्जा है हमारी यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो कुछ भाग है वो ऊष्मा के रूप में क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। याद कीजिए कि मैंने बहुत पहले के लेक्चर्स में आपको ट्यूबलाइट का एक एग्जांपल दिया था कि ट्यूबलाइट के एग्जांपल में ये चीज थी कि यदि एक ट्यूबलाइट है या एक बल्ब है लगातार जलता
रहा है। ठीक है, अब मैं यदि उसका स्विच ऑफ करती हूँ तो उसका स्विच ऑफ करने के बाद में मैं ये चीज देखूंगी कि वो काफी गर्म है। गर्म क्यों है? क्यों? क्योंकि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ अंश, क्योंकि विद्युत ऊर्जा तो लगातार ही काम कर रही है, ठीक है, जो कुछ अंश है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है? खर्च हो जाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी कि विद्युत ऊर्जा का एक तरीके से उसका रूपांतरण किसमें हुआ? ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा दे रही है। प्रकाश ऊर्जा उसने कैसे दी? जो हमारी ट्यूबलाइट है उससे हमको क्या मिलता है? प्रकाश ही तो मिलता है, ठीक है। तो अब प्रकाश तो मिल रहा है, साथ में जो थोड़ा सा भाग है वो ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो गया? खर्च हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट। अब बात आती है कि इस विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, या इस तापीय प्रभाव को एक डेरिवेशन के रूप में हम किस प्रकार से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्य, ठीक है, W की जरूरत पड़ेगी। कार्य, W बराबर क्या हो गया? कार्य, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो कार्य है वो हमने सबसे पहले कहां देखा था? विभवांतर के सूत्र में देखा था कि V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q, यही होता है। W बराबर क्या है? कार्य, और V बराबर क्या है? W अपॉन Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q, यही होगा। W बराबर क्या हो गया? V इंटू Q। कौन से सूत्र से? विभवांतर के सूत्र से। W बराबर हो गया कार्य, V बराबर क्या हो गया? W अपॉन Q। अब क्योंकि मुझे तापीय प्रभाव ज्ञात करना है और मैं ये जानती हूं कि विद्युत धारा द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में मेरे को यदि विभवांतर का सूत्र ज्ञात है तो मैं कार्य की गणना आसानी से कर सकती हूँ। तो V बराबर होता है W अपॉन Q। विभवांतर के यहां लिख लें, विभवांतर सूत्र से, विभवांतर के सूत्र से, और W बराबर क्या हो गया? V इंटू Q। तो यहां हम लिख दें W बराबर V इंटू Q, साथ में लिख दें विभवांतर के सूत्र से, तो पता चल जाएगा। विभवांतर के सूत्र से, तो W बराबर क्या हो गया? V इंटू Q। अब यहां हम एक चीज देख रहे हैं, विभवांतर की वैल्यू, Q की वैल्यू, ठीक है। अब विभवांतर हम जानते हैं कि जो विभवांतर है या V है वो क्या होता है? I R, यही है। विभवांतर बराबर क्या होता है? I R, यानी कि धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो विभवांतर कहलाएगा। आप बोलेंगे कि मैडम आपने यहाँ विभवांतर का मेन सूत्र क्यों नहीं लिया? देखो, प्रश्न दिमाग में ये आ सकता है कि विभवांतर का मेन सूत्र हमने क्यों नहीं लिया, प्रतिरोध के संदर्भ में सूत्र क्यों लिया। क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। आपके नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आपकी टीचर खुद ही बता देगी। हमने तापीय प्रभाव में हीटिंग इफेक्ट के अंदर जो बात कही
वो बात ये कही कि जब हम किसी सर्किट के अंदर किसी निक्रोम वायर को, ठीक है, एक प्रतिरोध तार यदि हम जोड़ रहे हैं तो वो प्रतिरोध तार बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है, प्रतिरोध तार गर्म हो रहा है यानी कि हीटिंग इफेक्ट छोड़ रहा है। तो प्रतिरोध तार की यदि हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ओम का नियम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और उस विभवांतर की जो गणना है वो हम ओम के नियम से जो हमारे सूत्र निकले थे उसके आधार पर करेंगे। यही कारण है कि हमने विभवांतर जब लिया है तो उसमें IR वाला फॉर्मूला हमने विभवांतर का लिया है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव उसमें प्रतिरोध तार का जिक्र आएगा, यानी कि निक्रोम वायर जो कि एक प्रतिरोध तार है उसका गर्म हो जाना, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, जिसके कारण क्या है विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाना, यही क्या है तापीय प्रभाव। तो यहाँ हम किसकी गणना करेंगे, V को जो गणना लेंगे या V का जो फॉर्मूला हम लेंगे वो प्रतिरोध के संदर्भ में लेंगे। प्रतिरोध के संदर्भ में क्यों लिया वो आपको पता चल गया होगा। तो V बराबर क्या हो गया IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, V बराबर IR। अब आगे देखो कि यहां V का मान, ठीक है, ओम के आप यहां पे फर्स्ट कर लो, V का मान ओम के सूत्र से रखने पर, ओम के नियम से रखने पर, ठीक है। अब B यहाँ पे क्या आ गया I, B बराबर IR, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ बोर्ड छोटा है तो मैं ये ऊपर वाला मेरे हिसाब से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये मैं डाल रही हूँ। ये आ गया अपने समीकरण 2, ठीक है। अब ये थोड़ा मैं ऊपर लिख देती हूँ कि W बराबर क्या है V इंटू Q। अब W बराबर क्या हो गया IR इंटू Q, यही हुआ। अब बात आती है, ये देखिए कि W बराबर क्या हो गया IR इंटू Q, V का मान रख दिया हमने IR और IR कहां से आ गया ओम के नियम से। अब बात आती है Q यानी आवेश। I बराबर क्या होता है Q अपॉन T। सबको पता है कि जो विद्युत धारा का जो सूत्र है वो क्या है I बराबर Q अपॉन T। तो Q जो आवेश है वो क्या हो जाएगा IT। Q बराबर क्या हो गया IT। विभवांतर का सूत्र क्या था V बराबर W अपॉन Q और W बराबर क्या था V इंटू Q और B बराबर क्या था IR। ओके, अब यहां Q की वैल्यू लिखेंगे। Q की वैल्यू कहां से आई I के फॉर्मूले से, यानी कि जो विद्युत धारा का फॉर्मूला था उसके अंदर से I बराबर क्या हो गया Q अपॉन T और Q बराबर क्या हो जाएगा IT। अब समीकरण 2 ये समीकरण 3 कर दिया है, ठीक है। अब समीकरण 3 में ये लिखूं
समीकरण 3 में Q का मान रखने पर अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो Q है या Q का जो मान है वो कहां से आया है, I के फॉर्मूले से आया है। I बराबर Q अपॉन T है, तो Q बराबर क्या हो गया, I T। अब W बराबर क्या हो गया, I R इंटू I T, यही हो गया। Q बराबर क्या हो गया, I T। तो W बराबर क्या हो गया, I कितनी बार है, 2 बार है, तो I स्क्वायर R T, ठीक है। ये अपने W आ गया, यानी कि जो कार्य आया W बराबर I स्क्वायर R T, ये आ गया। इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे की जो इंपॉर्टेंट बात है मैं वो आपको समझाऊंगी। ये अपने चौथा फॉर्मूला आ गया और ये अपने 5वां, नोट डाउन कर। W बराबर V इंटू Q, V का मान रखा, V का मान कितना आ गया, I R। Q का मान कहां से आता है, अपन विद्युत धारा के सूत्र से। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, और Q बराबर क्या होगा, I T, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने W बराबर क्या लिख दिया, I R, और Q बराबर Q। फिर अब इसके अंदर इसी फॉर्मूले के अंदर यानी कि तीसरा जो समीकरण है, उस तीसरे समीकरण में हमने Q की वैल्यू डाल दी, तो IR इंटू I T, ठीक है। अब जब हम इस फॉर्मूले को या इस समीकरण को देखते हैं तो W बराबर क्या हो जाता है, I स्क्वायर R T, क्लियर। 5वें नंबर का समीकरण हो गया। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बेटा, वो क्या आ रही है, वो सुनिए कि यहां हमने किसकी गणना की है, W की, यानी कि कार्य की गणना की है, ठीक है। और मैंने आपको एक बहुत रिलेशन समझा रखे हैं किसके अंदर, कि एनर्जी में मैंने आपको एक रिलेशन समझाया था, एनर्जी का एक छोटा सा रिलेशन था, उस एनर्जी का W से और उस एनर्जी का पावर से। ये रिलेशन मैंने आपको समझाया था कि कार्य करने की क्षमता है, ठीक है, तो कार्य होगा, ठीक है। ऊर्जा क्या है, किसी भी प्रकार के कार्य को करने की क्षमता क्या है, वही ऊर्जा है। कार्य कर रहे हैं और कार्य करने की दर क्या होगी, शक्ति होगी। अब एक जब अपन ने ये डेरिवेशन की, ये संबंध आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कि जो W है वो किसके इक्विवेलेंट है, E के, यानी कि जो कार्य है मैं उसकी जगह ऊर्जा को रख सकती हूँ, कार्य किसके बराबर है, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या है, वही जूल है, और कार्य का मात्रक किसी किसी परिस्थिति में जो ऊर्जा है, जब ऊष्म ऊर्जा की बात करेंगे तो उसका मात्रक कैलोरी होगा, वो एक अलग बात है, ठीक है, उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, वही जूल, और कार्य का मात्रक क्या हो गया, वही जूल। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि जो कार्य है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि किसके समान हो गया, ऊर्जा के बराबर हो गया। अब आप एक चीज अच्छे से जानते हैं, जो डेरिवेशन के शुरू होने से पहले मैंने आपको समझाई, वो इसीलिए समझाई थी क्योंकि डेरिवेशन के अंत में उसको आप अच्छे से समझ सके। मैंने आपको क्या बोला कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कक्षा 9 में आप पढ़कर आए हैं, और उस नियम के अनुसार क्या है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं।
ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना हम उसका सृजन कर सकते हैं। अब मैं बोल रही हूं कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा है हो सकता है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल रही हो, जो प्रकाश ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा में बदल रही हो, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा में, मतलब बहुत सारे रूपों के अंदर हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। पवन क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, पवन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पवन ऊर्जा हो गई। विद्युत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा हो गई। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा हो गई। ठीक है, और सूर्य का यदि प्रकाश के रूप में प्राप्त हो रहा है या प्रकाश से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा हो गई। ठीक है, यंत्रों से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा हो गई आंतरिक ऊर्जा हो गई। तो ये हमें पता है कि ऊर्जा जो है उसे हम ना तो सृजन कर सकते हैं ना उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम बदलने का काम कर सकते हैं, यानी कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज कर सकते हैं। ये चीज हमें पता है। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, ताप दे रहे हैं, ताप मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? ऊष्मा मिल रही है। अंग्रेजी के अंदर यदि हम इसका मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव। हीटिंग, किसी वस्तु को हीट कर रही है। हीट किसको किया था? प्रतिरोधकता को, यानी कि न्यूट्रॉन वायर। हीट, ऊष्मा निकल रही है। और अब आप समझ गए कि ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो अब क्या मैं इस W की जगह H नहीं लिख सकती? H बराबर I स्क्वायर RT। यहाँ H बराबर क्या है? मैं इसको थोड़ा सा मिटान रही हूँ, या आपने सब नहीं ये साइड वाला नोट पढ़ लिया होगा, ये मैं मिटान रही हूँ। अब आप एक बात देखें कि H बराबर I स्क्वायर RT, यही है। तो H बराबर क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। H बराबर क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, H हीटिंग एनर्जी। ठीक है, H बराबर क्या हो गया? ऊष्मीय ऊर्जा। अब आप एक जो संबंध मैंने आपको बताया था, देखिए लिंक्स को जोड़ना है। संबंध मैंने आपको बताया कि W किसके इक्विवेलेंट है? एनर्जी के। और ऊष्मीय ऊर्जा की मैं बात कर रही, चाहे किसी ऊर्जा की बात करूं, बात किसकी कर रही हूं? एनर्जी की। एनर्जी की बात कर रही हूं ना, चाहे विद्युत ऊर्जा की मैं बात करूं मान लीजिए, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा की बात करूं, चाहे प्रकाश ऊर्जा की बात करूं, है तो ऊर्जा ही, ऊर्जा ऊर्जा सब बराबर। तो जब E यहां मैं ये कहूं कि W किसके बराबर है? एनर्जी के। ये जो कार्य है वो किसके बराबर हो रहा है? एनर्जी के। तो W बराबर H क्यों नहीं लिख सकती मैं यहाँ? मैं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो H है वो क्या है? मेरी ऊष्मीय ऊर्जा है। केवल नाम ही तो बदल दिया, E फॉर एनर्जी, H फॉर हीटिंग एनर्जी, केवल नाम बदला है, काम होगा वही है कि W बराबर E और W बराबर H, यानी कि जो एनर्जी है वो कार्य के बराबर है, इक्विवेलेंट है, और जो कार्य है वो ऊष्मीय है। यहाँ हम क्योंकि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ रहे हैं, तो कार्य कौन सी ऊर्जा के बराबर हो गया? ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर हो गया। यहाँ कौन सी ऊर्जा का अध्ययन कर रहे थे? ऊष्मीय ऊर्जा। और ऊष्मीय ऊर्जा किसके प्रभाव से उत्पन्न हुई थी? कि जो विद्युत धारा है वो जो लगातार काम करी जा रही थी, जिसके कारण हमने प्रतिरोध तार भी लगा रखा था, और वो प्रतिरोध तार जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था।
जिस कारण क्या था कि विद्युत धारा का कुछ भाग खर्च हो गया था। ठीक है, विद्युत धारा का कुछ भाग व्यय हुआ था, खर्च हुआ था, किसके रूप में? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो W बराबर किसके हो गया? H। ठीक है, यहाँ पे H क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। तो जब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगी कि W बराबर I स्क्वायर RD है, तो W बराबर किसके हो गया? H के इक्विवेलेंट हो गया, और H बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर RT। ये चीज समझ में आ गई होगी। यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी, कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। मेरे हिसाब से इसके सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। हिंदी के अंदर जो आप एक चीज ध्यान रखिए, हिंदी आपको खुद लिखनी है। एक बार आप हिंदी लिखने की कोशिश कीजिएगा। डेरिवेशन तो मैंने आपको खुद ही लिखवाई थी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, समझा मैंने दी है, हिंदी खुद लिखनी। नहीं लिख पाएंगे तो मैं तो समझ लिखवाऊंगी, लेकिन एक बार आप खुद करने का प्रयास करें। अब बात आ रही है कि हिंदी क्या है। जब हम किसी परिपथ के अंदर एक निक्रोम वायर लेंगे, वो निक्रोम वायर आपको पता है कि प्रतिरोधक है, यानी कि प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेगा, तो लगातार विद्युत धारा के लगातार कार्य करते रहने के कारण, ठीक है, तो विद्युत धारा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध तार जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो जब वो ऊष्मा के रूप में कुछ भाग खर्च हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब उसके अंदर हम ये चीज देखेंगे कि कार्य करना बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि जो विद्युत धारा है वो लगातार कार्य कर रही है। तो ये जो कार्य है वो हमने विभवांतर, एक बार और समझा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। विभवांतर के सूत्र से लिया, कार्य बराबर क्या हो गया? V बराबर क्या था? W अपॉन Q। तो कार्य का जो सूत्र था वो विभवांतर के सूत्र से लिया, तो W बराबर क्या हो गया? V इंटू Q। अब जो विभवांतर की वैल्यू थी वो ओम के नियम से, कि ओम का नियम क्या था, तो V बराबर क्या था? IR। V बराबर IR क्यों हुआ वो आपको पता है कि IR प्रतिरोध तार गर्म हुआ था, इसलिए हमने IR रखा। Q बराबर कूलम दिया। अब ये है कि W बराबर कुछ नहीं करते, IR लिख दिया, और Q आवेश, ठीक है, आवेश की वैल्यू निकाली। अब आवेश की जो वैल्यू थी वो मेरे पास कहां से आई? आवेश की जो वैल्यू थी वो मेरे पास आई धारा के सूत्र से, यानी कि I बराबर Q अपॉन T था, तो Q बराबर क्या हो गया? I T। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब W बराबर क्या हो गया? IR इंटू I T। अब I कितनी बार है यहाँ? 2 बार है, तो मैंने क्या कर दिया? I स्क्वायर कर दिया, R का R ही रखा, T बराबर T हो गया। तो W बराबर I स्क्वायर R T हो गया। अब W की जगह मैंने यहाँ H रख दिया। क्यों? क्योंकि ये जो H है वो किसको शो कर रहा है? ऊष्मीय ऊर्जा को, हीटिंग एनर्जी। और ही तापीय प्रभाव रहे हैं तो हीटिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि W बराबर एनर्जी के है, यानी कि ऊर्जा की है, तो मैं W बराबर H लिख सकती हूँ। वही मैंने यहाँ किया है, W बराबर H कर दिया, I स्क्वायर R T कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा ही है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है। अब देखो एक छोटी सी बात बच रही है कि वो हम देख लेते हैं। ये जब का पोर्शन आपने नोट डाउन कर दिया होगा। अब H है, H मतलब क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। H अनुक्रमानुपाती किसके है? I स्क्वायर में। पहला ये निकल कर आया। यदि मैं इस सूत्र के अनुसार से देखूं, H अनुक्रमानुपाती किसके हो गया? R के।
और H अनुक्रमानुपाती किसकी हो गया? ठीक है, यही है H। यहाँ तीनों जो कॉन्सेप्ट है या संबंध है उसके अंदर आपको पता है कि जो H क्या है, H है अपनी ऊष्मीय ऊर्जा, I बराबर क्या है? विद्युत धारा, R बराबर क्या है? प्रतिरोध, और T बराबर क्या है? समय। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका संबंध देखिए कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये जो संबंध बता रहे हैं ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, आपको सबको पता है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, दूसरा ये है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगी। और तीसरा जो हम आपको संबंध बता रहे हैं वो संबंध ये कह रहा है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो समय के अनुक्रमानुपाती होगा। तो आप हिंदी डाल लेंगे, ये नोट डाउन कर लिया होगा, और इस पूरी डेरिवेशन के नोट डाउन करने के बाद में ये संबंध लिखेंगे और उसके बाद में इसकी हिंदी लिखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, पहला, ऊष्मीय ऊर्जा H, ठीक है, धारा के वर्ग, धारा का वर्ग ही है, I स्क्वायर का मतलब क्या होता है? धारा का वर्ग ही है। धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला हो गया। दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा H प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब ये वाला संबंध है, ताकि आप हिंदी में नोट डाउन कर लीजिए। ऊष्मीय ऊर्जा H समय T के अनुक्रमानुपाती होती है। तीनों संबंध निकल कर आ गए। पहला संबंध क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा H धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये होता है कि जगह होती है नहीं होता। ठीक है, फिर दूसरा संबंध निकल के आया कि ऊष्मीय ऊर्जा प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है। आप चाहें तो इस हिंदी के साथ ये भी कर देना, H अनुक्रमानुपाती I स्क्वायर।
प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। और थर्ड है ऊष्मीय ऊर्जा समय के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर? मेरे हिसाब से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और यहीं पर विद्युत धारा का पूरा जो चैप्टर था, जिसका ए पार्ट था विद्युत धारा का, वो खत्म हो गया। बहुत चैन की सांस ली होगी आपने कि भाई एक पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है वो अपना खत्म हो गया, यानी कि जो विद्युत धारा का पार्ट ए था वो यहीं तक था, वो अपना खत्म हो गया। अब विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो अपन करेंगे कि वो पार्ट 2 है इसका। अब ये मैं बता देती हूँ कि जो आज पढ़ाया है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बहुत इम्पोर्टेंट है, लर्न कीजिएगा और कॉपीज के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। आज से ठीक 5 दिन बाद आपका टेस्ट होगा और वो जो टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। मैं आपको बता देती हूँ 20 मार्क्स का होगा और उस 20 मार्क्स में से आपके 16 से कम तो आने ही नहीं चाहिए नंबर। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कीजिएगा। मैंने काफी सारे जो लेक्चर दिए हैं वो न्यूमेरिकल पर बेस्ड ही दिए हैं। प्रतिरोध संयोजन जो है वो काफी अच्छे से याद कीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है, उसे भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो इन जो मैंने हिंट्स दिए हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, ताकि आपको जब वो 20 नंबर का एग्जाम होगा तो उसमें आपको दिक्कतें नहीं आएगी। तैयारियां शुरू कीजिए, चैप्टर चलता चला जाएगा, लेकिन आएगा जो 20 नंबर का जो आपका पेपर आएगा उसमें के लिए विद्युत धारा आवेश से जो बनने शुरू किया है मुक्त इलेक्ट्रॉन से तापीय प्रभाव तक इतना ही आएगा। और आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप 20 में से 20 ला सकें। इतना मुश्किल नहीं है कि नहीं ला पाएंगे, लेकिन हाँ ये है वीडियोस को लगातार देखिए, इसी में से ही आएगा, चाहे घुमा फिरा के दे दूं लेकिन आएगा इनमें से। बाकी किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसे तो पता है आपको कि मेरे को कोई मतलब नहीं होता है, जो मैंने पढ़ाया उसमें से दूंगी और न्यूमेरिकल 101% है दूंगी। तो बेहतर इसी में है कि काफी अच्छे से लर्न करें और कंसंट्रेशन के साथ लग जाएं जी जान से। 5 दिन बाद टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।